आज विश्व भूगोल में वायुमंडल को जानते हैं। किसको? विश्व भूगोल में वायुमंडल। वायुमंडल वायुमंडल क्या है? हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण चढ़ा हुआ है, यानी वायु का आवरण चढ़ा हुआ है। इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल शक्ति द्वारा पृथ्वी के साथ जुड़ा रहता है। वायुमंडल अनेक गैसों का सम्मिश्रण है। वायुमंडल में भिन्न भिन्न गैसें प्रायः एक निश्चित अनुपात में रहती हैं। वायुमंडल का 78% भाग नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। शीघ्र 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन आदि अनेक अन्य गैसें हैं, जिसमें आर्गन का भाग सबसे अधिक है। वायुमंडल गैस का एक आवरण है जो भूपृष्ठ के ऊपर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। पृथ्वी पर अधिकांश जीवन वायुमंडल की तली, जहां स्थल महासागर मिलते हैं, पर मौजूद हैं। जीवन प्रक्रियाओं का अस्तित्व इसमें जुड़ा हुआ है। मानव पर वायुमंडल का न केवल प्रत्यक्ष प्रभाव है, बल्कि प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, स्थलाकृतियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष भी पर्यावरण के 4 प्रमुख घटकों में से वायुमंडल सबसे अधिक गतिशील है, क्योंकि इसमें होने वाले परिवर्तन न केवल एक मौसम से दूसरे मौसम तक सीमित हैं, बल्कि वो बहुत छोटी अवधि अर्थात कुछ ही घंटों में होते हैं। कुल वायुमंडल का 99% भाग भूपृष्ठ से 32 किलोमीटर की दूरी तक सीमित है और गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा पृथ्वी से सटा हुआ है। वायुमंडल को सूर्य से ऊर्जा मिलती है। संगठन लगभग 50-90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये 3 प्रमुख गैसें हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन में एक समान हैं। इनके अतिरिक्त इनमें नियॉन, क्रिप्टन एवं जीनार्न जैसी दुर्बल गैसें हैं, जिन्हें उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। यह परत सामान्यतः होमोस्फीयर का सममंडल कहलाती हैं। 90 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल का संगठन अत्यधिक हल्की गैसों की वृद्धि के साथ परिवर्तित होने लगता है। यह परत हेट्रोस्फीयर का विषम मंडल कहलाती है। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन मिलाकर होमोस्फीयर की स्वच्छ
हवा स्वच्छ एवं शुष्क हवा के 99% भाग का निर्माण करती है। इसके अतिरिक्त इसमें कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन, अक्रिय गैसें जैसे जीनॉन, क्रिप्टन, नियॉन, आर्गन जो रासायनिक प्रक्रियाओं में सम्मिलित नहीं हैं, तथा अधिक मात्रा में ठोस एवं ध्रुव कण जिन्हें सामूहिक रूप से एरोसोल या वायु विलय कहते हैं, ये शामिल हैं। नाइट्रोजन कितनी है वायुमंडल में? 78.8%, ऑक्सीजन 20.94, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, नियॉन ये 0.0018, हीलियम 0.0005, ओजोन 0.00006, हाइड्रोजन 0.0005, मीथेन थोड़ी सी, क्रिप्टन थोड़ी सी, नियोन थोड़ी सी। यद्यपि नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन मिलाकर वायुमंडल के 99% भाग की रचना करते हैं, तो भी वायुमंडल के दृष्टिकोण से इनकी महत्वता कम है। नाइट्रोजन सरलता से अन्य पदार्थों के साथ रासायनिक संयोग नहीं करता, लेकिन मृदा में स्थिर हो जाता है। ये एक घोलक का काम करता है तथा दहन को नियंत्रित करता है। इसके विपरीत ऑक्सीजन लगभग सभी तत्वों के साथ मिल जाता है और अत्यधिक दहनशील है। यद्यपि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का भाग थोड़ा ही है, फिर भी वायुमंडल प्रक्रियाओं में ये एक महत्वपूर्ण गैस है। यह ऊष्मा को अवशोषित कर सकता है और इस प्रकार निचले वायुमंडल को सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण द्वारा गर्म होने का अवसर प्रदान करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग करते हैं। 1890 से 1970 के मध्य वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई, यानी 10 गुना वृद्धि हुई। जो ओजोन बहुत कम मात्रा में समताप मंडल में भूपृष्ठ से 20 से 25 किलोमीटर के मध्य मिलती है, परंतु ये अत्यधिक उपयोगी गैस है क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है और इन हानिकारक किरणों से भूपृष्ठ पर जीवन की रक्षा करती है। जल वाष्प, धूल कण मौसम एवं जलवायु के प्रमुख चर हैं। ये सभी प्रकार के संघटन के स्रोत हैं और सूर्य से प्राप्त होने वाले अथवा सूर्य से विकसित ऊर्जा के प्रमुख अवशोषक हैं। इसके अतिरिक्त ये वायुमंडल की स्थिरता को भी प्रभावित करती है। जल वाष्प की मात्रा वायु के कुल आयतन के 3-4% से अधिक नहीं होती।
वायुमंडल में जल व वाष्प की मात्रा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने के साथ साथ कम होती जाती है। इसका लगभग 90% भाग वायुमंडल में 6 किलोमीटर के नीचे रहता है। वायुमंडल के इस भाग में ही धूल, नमक तथा पराग आदि के ठोस कण निलंबित रहते हैं। यह धनात्मक आवेश वाले आर्द्र ग्रही केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। ये ऋणात्मक आवेश वाले कणों को मेघ निर्माण के लिए अपनी ओर खींच लेते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत में अति सूक्ष्म धूलकण पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की किरणों का प्रकीर्णन कर देते हैं और नीले रंग की अतिरिक्त सभी रंगों का अवशोषित कर लेते हैं। इसमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसके विपरीत बड़े आकार वाले कण सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल और नारंगी रंगों के लिए उत्तरदायी हैं। वायुमंडल की संरचना एवं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पर वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसमें मानव सहित अन्य जीव रहते हैं। इस परत की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है। मौसम में प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन संबंधी प्रक्रियाएं इसी परत में होती हैं। इस परत में पृथ 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। वायुमंडल का लगभग 85% हिस्सा इस परत में विद्यमान है। इस परत में ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के अतिरिक्त आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें मिलती हैं। दूसरा, समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर 32 किलोमीटर तक अर्थात पृथ्वी से 50 किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल स्थित है। क्षोभ सीमा से इन दोनों ही मंडलों को अलग करती है। समताप मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 72 किलोमीटर तथा भूमध्य रेखा पर 62 किलोमीटर। इस परत में तापमान की ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। मध्यमंडल इस समताप मंडल के ऊपर मध्यमंडल है, जिसका विस्तार 80 किलोमीटर तक है। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान पुनः घटने लगता है। तापमान में ये गिरावट ओजोन के द्वारा पराबैंगनी विकिरण के कम मात्रा में अवशोषित करने के कारण होती है। इस परत की प्रमुख गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन प्रमुख हैं। आयन मंडल। मध्यमंडल के ऊपर आयन मंडल है, जिसकी पृथ्वी सतह में ऊंचाई 500 किलोमीटर तक है। इस परत में ऊंचाई के अनुसार ताप बढ़ता जाता है। ताप का बढ़ना मूलतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन द्वारा सूर्य विकिरण के अवशोषण पर निर्भर है। ब्रह्मंडल। यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है, जिसका विस्तार 1600 किलोमीटर तक। इस परत की हवा अत्यंत विरल होती है और धीरे धीरे बहता अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है।
और सौर ऊर्जा को ही सूर्य ताप कहा जाता है। सूर्य की सतह पर 6000 सेंटीग्रेड एवं केंद्र में 2 करोड़ सेंटीग्रेड ताप का अनुभव है, अनुमान हुआ है। पृथ्वी के वायुमंडल का औसतन तापक्रम 250 सेंटीग्रेड के 23 सेंटीग्रेड एवं पृथ्वी के धरातल का औसतन तापक्रम 283 सेंटीग्रेड के होता है। सूर्य के धरातल के प्रति 1 वर्ग इंच से विकिरण ऊर्जा 1,00,000 अश्व शक्ति के बराबर होती है, किंतु सूर्य अपनी कुल ऊर्जा का मात्र 1/20 करोड़वां भाग 20 करोड़ 2 अरबवां भाग यानी 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी तक भेज पाता है। किंतु ये मात्रा भी 2.300000000000 अशक्ति के बराबर हो जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वायुमंडल एवं भूपृष्ठ को सूर्य से सौर विकिरण के रूप में जो सौर ऊर्जा अथवा ऊष्मा प्राप्त होती है उसे सूर्य ताप कहा जाता है। तापक्रम का आर्थिक वायुमंडलीय ताप है। तापक्रम ऊष्मा की तीव्रता की मात्रा की माप है। पृथ्वी पर तापमान को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं। अक्षांश भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लांभित पड़ती हैं, जिसमें सर्वाधिक सूर्य ताप की प्राप्ति होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर बढ़ते अक्षांशों के साथ सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण सूर्य ताप घटता है। सागर तल की ऊंचाई, सागर तल से ऊंचाई के साथ तापक्रम घटता है। सागर से दूरी, सागर तटवर्ती भागों के निकट तापमान कम होता है तथा इससे दूर जाने पर बढ़ता है। स्थल एवं जल का स्वभाव, स्थल तथा जल की विरोधी स्वभाव के कारण तापक्रम के वितरण में पर्याप्त अंतर होता है। धरातल के गुण, हिमाच्छादित सतह पर कम ऊष्मा मिलने से तापक्रम कम होता है, जबकि रेतीली मिट्टी से सौर विकिरण का सबसे अधिक अवशोषित होने से तापक्रम अधिक हो जाता है। ढाल का स्वभाव, धरातल का जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है वहां पर प्रत्यक्ष किरणों से अधिक ऊर्जा मिलने से तापक्रम अधिक हो जाता है और विपरीत ढाल पर कम हो जाता है। प्रचलित पवन ऊंचे अक्षांशों से नीचे अक्षांशों की ओर आने वाली हवाएं तापक्रम कम कर देती हैं, जबकि निचले अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलने वाली हवाएं तापक्रम अधिक कर देती हैं। सागरीय धाराएं, समुद्री धरातल पर निकटवर्ती स्थलीय क्षेत्रों के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराएं समुद्र तटीय क्षेत्रों के तापमान को बढ़ाती हैं और धाराएं उन्हें कम कर देती हैं।